हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको डिस्कस करते हुए काफ़ी लोग काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और काफ़ी बेचैनी महसूस करते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होता कि वो किससे डिस्कस करें। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आम भाषा में जिसे नपुंसकता की बीमारी या तनाव ठीक से ना आने की बीमारी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा पाया गया है कि ये बीमारी करीब करीब 10 में से 7 लोगों को कभी ना कभी उनके लाइफ टाइम में अफेक्ट करती है, जिसका रेट पाया गया है कि 40 से 50 साल की उम्र में कम से कम 10 में से 3 से 4 लोग इस बीमारी से कभी ना कभी ग्रसित होते हैं और 50 साल के बाद 10 में से 6 से 7 लोग, कोई ना कोई पुरुष अपनी जिंदगी में 50 साल के बाद इस बीमारी के बारे में कभी ना कभी डॉक्टर के पास कंप्लेंट लेकर जरूर जाता है। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। अगर हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मीन्स ईदर यू आर नॉट हैविंग अ गुड इरेक्शन और if you are having a erection you are not able to maintain that erection to penetrate, which means कि आप अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स सेटिस्फैक्टरी नहीं कर पा रहे हैं। हम उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, जो कि एक या दो बार नहीं, जो कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फील करना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइकाट्रिक प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फीलिंग आती है, जिसकी वजह से हमें इसके कारणों के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए कि पहला इसके कारण क्या होते हैं। सो मुख्य रूप से इसके कारण दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मूविंग टू द फिजिकल फैक्टर्स, सो ब्लड फ्लो इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ये ब्लड फ्लो आपको कभी भी किसी भी समस्या से, काफ़ी बीमारियों की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मरीज को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई बीपी की बीमारी है, उसे कोई हार्ट की बीमारी है, ऐसे मरीजों में ये ब्लड फ्लो की दिक्कत पाई जाती है और उसकी वजह से इरेक्शन ट्रबल आता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज नर्व स्ट्रेंथनिंग और नर्व स्टिम्युलेशन, मीन्स कि आपके ब्रेन से आपके पेनिस तक जो नर्व सिग्नल है उसमें कहीं पर भी ब्लॉकेज आ जाए। वेरियस फिजिकल डिसऑर्डर्स में ये बीमारी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्किंसन डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी इंजरी हो गई, तो वहाँ पर यह दिक्कत आपको तंग करती है। तीसरा जो कारण है हॉर्मोन्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन और बाकी अदर हॉर्मोन्स भी हैं, लेकिन आम भाषा में आम लोगों को टेस्टोस्टेरोन के बारे में सबको पता है। और ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि जब भी कोई ये प्रॉब्लम लेकर आता है, सबसे पहले उनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम टेस्टोस्टेरोन करा के देख लें। बिल्कुल, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब मरीज़ को या तो दवाई खा रहा हो जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की दिक्कत आ सकती है, या उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन शरीर में कम बन रहा है। अदरवाइज टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम मोस्टली 50 ईयर्स के बाद ही कंसिडर की जाती है। यंग एज में या लेस देन 50 ईयर्स पे टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते हैं। फोर्थ जो कारण आता है कि आपका पिनाइल स्ट्रक्चर या पिनाइल एनाटॉमी कैसा है, कि वहाँ पर नीचे आपको कोई चोट तो नहीं लगी है, वहाँ पर कोई लोकल इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ पर आपको कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है पास्ट में, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। बढ़ते हुए अगले कारणों पे जो थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मानसिक रूप से कोई भी बीमारी, जिस प्रकार से डिप्रेशन की बीमारी होना, घबराहट बेचैनी की बीमारी होना, एंजाइटी होना, और उसके अलावा नशे की आदत होना, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई और नशा, इसके अलावा उनमें भी ये बीमारी की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इसका इलाज क्या है। तो ये पाया गया है दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि जो ये मैंने आपको सारे कारण बताए हैं, ज़्यादातर लोगों में एक कारण नहीं होता, हमेशा मिक्सचर ऑफ रीजंस होते हैं, जिसमें फिजिकल फैक्टर का ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यंग एज में, मीन्स कि 40 साल से कम साल की उम्र में, ऐसा पाया गया है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है या जो कंट्रीब्यूशन है बीमारी के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि परफॉर्मेंस एंजाइटी, जिसको बोलते हैं कि ना कर पाने की चिंता या ना कर पाने का डर, कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा, मैं अपने किसी फ्रेंड के पास जाऊंगा तो मैं वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और इसी डर की वजह से आपको इरेक्शन नहीं आता। तो ये एक कंप्लीट रूप से साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं, जिसमें आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, और इसके लिए साइकाइट्रिस्ट ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करता है, असेस करता है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी डॉक्टर को, कोई भी डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या किसी और गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं,
तो फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट होती है कि वहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो गुप्त रखी जाती है। तो आप बिना झिझक के, बिना किसी शर्म के खुले में बात कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर को आपकी समस्या ज़्यादा समझ में आएगी और वो आपकी मदद और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सेकंड जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो है मेडिसिन, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं वाइग्रा, सिल्डेनाफिल, टाडनाफिल और बहुत सी ऐसी दवाइयाँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दवाइयाँ हमारे काउंटर्स पे मिलती हैं, लेकिन आप ये दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह या निगरानी के अंदर खाइए, क्योंकि इनका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि ये दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट थोड़ा हार्ट पे या हार्ट की ब्लड वेसल्स पे होता है, तो इसीलिए जिन मरीज़ों को कभी हार्ट की बीमारी आई है या हार्ट की बीमारी आने का रिस्क है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर हो सकता है। तीसरा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ये आपको जैसे बताया मैंने, फर्स्ट फैक्टर के साथ कंट्रीब्यूटरी है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न पे काम करिए, नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो नींद को थोड़ा देखिए कैसे कर सकते हैं, घबराहट ज़्यादा है तो योगा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो आगे अगर इन चीज़ों के बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हम थोड़ा इन्वेजिव तरीकों के ऊपर जाते हैं, जैसे कि वैक्यूम पम्प, जिसमें आपको हम डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर आपको यूज़ करना सिखाते हैं। और अगर उससे भी नहीं होता है तो लास्ट इज़ द सर्जरी। लेकिन सर्जरी बहुत ही कम लोगों में यूज़ होता है। मुश्किल से मैं बोलूँगा कि 10 में से एक आधे मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले ही बीमारी पकड़ में आ जाती है और बीमारी का कंट्रोल में भी आ जाती है, अगर आप ठीक डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके अगर कोई भी किसी भी प्रकार के सवाल हैं, आप मुझसे चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ और डिस्कस करूं, आप अपने कमेंट्स नीचे शेयर करें और आगे इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। जल्द दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।